हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 24, 25, 26 और 27 मई के सभी शिफ्ट में जितने भी गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और 1 सेकेंड में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुना है। ठीक है, यहां से देखिए हम ए, बी और सी तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला सवाल में, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुना है। सी का क्षमता अगर 1 होगा तो बी का इससे डबल होगा, दोगुना, तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, बी का कार्य क्षमता अगर 2 है, ए का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्षमता का रेशियो निकालिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल में कहा बी की कार्य क्षमता सी से दोगुना है, सी का अगर 1 होगा तो बी का कितना हो जाएगा, 2 होगा कार्य क्षमता, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल में कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, बी का कितना है, 2 है, ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्षमता का रेशियो पता है। ठीक है, और तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। तीनों मिलकर के काम को 16 दिन में करता है, क्लियर है। और तीनों का क्षमता पता है तो कुछ नहीं करना है, क्षमता को दिन से गुना करेंगे और जिसका पूछा जाए उसके क्षमता से भाग लगा देंगे। ठीक है, देखिए 16 दिन में तीनों मिलकर करता है, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो गुने 7। दिन में क्षमता से गुना कर देना है और जिसका पूछा जाए ओकरा से भाग लगाना है। तो कहा बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे, ये बी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग लगा दिए 8 बार में, यानी कितना लगेगा इसको, 56 दिन, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए सवाल में कहा था बी की क्षमता सी से दोगुना है, सी का अगर 1 है तो बी का 2 हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, और ए का कहा जो बी से दोगुना है, बी का क्षमता 2 है, ए का कितना होगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहा तीनों मिलकर के काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, तो 16 दिन में तीनों मिलकर करता है, तो तीनों का क्षमता पता है तो उससे गुना कर देंगे, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 1 7, तो 16 गुने 7, यानी दिन में क्षमता से गुना कर देना है और जिसका पूछा जाए उससे भाग लगाना है। बी का पूछा जा रहा था, बी वाला से भाग लगा दिए, यानी बी अकेले उस कार्य को 56 दिन में करेगा, क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था और पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3000 रुपया की राशि 3 वर्ष में 1000 रुपया ब्याज देती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष में, ठीक है, 1000 रुपया ब्याज मिलता है, 3 वर्ष में 1000 रुपया, 1 साल में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में, क्लियर है, 1000 बट्टा में 3 इतना रुपया मिलेगा 1 साल में। और सवाल में पूछा जा रहा है वार्षिक दर, रेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 साल में कितना मिल रहा है, 1000 बट्टा में 3 मिल रहा है, इतना ही ब्याज मिल रहा है। कितना पर मिलता है, 3000 पर, तो बट्टा में 3000 से भाग लगाएंगे और परसेंट में 100% से गुना कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना था, 1000 रुपया, क्लियर है। 1 साल का हम निकाल लिए, कितना गया, 1000 बट्टा 3 रुपया। ठीक है, तो इतना जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में, कितना पर मिल रहा है, 3000 पर, 3000 रुपया राशि था मूलधन। ठीक है, तो बट्टा में 3000 और प्रतिशत में 100% से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, क्लियर है, कितना आ गया, 100 बट्टा में 9%, यानी इसको लिख सकते हैं 11.1 बट्टा 9%, यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। 3 वर्ष में 1000 रुपया था ब्याज, तो 1 साल का हम निकाल लिए 1000 बट्टा 3 रुपया। ठीक है, तो ये जो रेट है ये निकालना है, तो 3000 रुपया पर ना ब्याज मिला है। ठीक है, तो बट्टा में 3000, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना गया, 11.1 बट्टा 9%। बहुत ही आसान सवाल था और आसान सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि स्वयं की 48 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो
तो कितना वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा गुन्ना गुनी वाला, ठीक है, तो n1 - 1 n2 - 1 बराबर में t1 और बट्टा में t2, बस हो गया आंसर सेकंडों में, ठीक है। देखिए कहा 48 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, ठीक है, तो 9 - 1 करेंगे कितना साल में होता है ये 48 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल में कहा जी कितना वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी होगी, तो 4 में से 1 घटाएंगे और यही तो समय निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, अब बराबर में 48 और बट्टा में ये समय निकालना है। 8 से भाग लगाएंगे 6 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो समय कितना आ गया 18 वर्ष आ गया, यही उत्तर है। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। जब भी गुन्ना गुन्नी वाला सवाल पूछा जाए n1 - 1 बट्टा में n2 - 1 बराबर में t1 और बट्टा में t2, ठीक है। तो यहाँ सवाल में देखिए कहा 48 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, 9 में से 1 घटाएंगे, क्या वर्ष में होता है ये 48 वर्ष में, तो 4 गुना कितना साल में होगा, 4 में से 1 घटाएंगे और ये समय आपको निकालना है। यहाँ से कितना आ गया t2 18 वर्ष आ गया, यही उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48,000 रुपया की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है, ठीक है। आसान तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाइएगा, ठीक है। देखिए 5% है, 5% के लिए बट्टा में 100, 5% का मतलब क्या हो गया 1 बट्टा में 20, ठीक है। यानी कि 20 अगर प्रिंसिपल होगा तो 1 साल में ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बट्टा 20 का मतलब है 20 जो है 1 साल में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 साल का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर देना है तो ये 3 साल का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्लियर है। तो 20 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8000 होगा, और 21 का क्यूब करेंगे तो 9261, ठीक है। यानी 8000 रुपया मूलधन हो गया और 9261 अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है, ठीक है। 8000 रुपया मूलधन है और अमाउंट हो गया मिश्रधन 9261 रुपया, तो ब्याज कितना दे दिया 1261 रुपया, ये ब्याज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1261 रुपया, ये 8000 पर ब्याज था इतना, लेकिन यहाँ 48,000 रुपया है, कुछ नहीं करना है। इसका 6 गुना है तो बस आप भी इसको 6 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7566 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। 5% का मतलब क्या हुआ 1 बट्टा में 20, यानी 20 जो है 1 साल में 21 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है। आपको 3 साल का निकालना है तो बस क्यूब कर देना है दोनों तरफ, ठीक है। 8000 रुपया जो है कितना हो जाएगा 9261 रुपया होगा 3 साल में, ठीक है। तो ब्याज कितना मिल रहा है 1261, ये तो 8000 पर मिल रहा है, आपको कितना पर देना है 48,000 पर, यानी इसका जो है 6 गुना है तो ब्याज को भी 6 गुना हम कर लेंगे, सीधे से उत्तर कितना आ गया 7566 रुपया। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों से विजयी होता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है, तो कितना प्रतिशत बचा 90%, इसी में से दोनों को वोट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एगो को मिलता है 54%, ठीक है, तो दूसरा को कितना मिल जाएगा 36% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 10% मतदाता अपना मत नहीं देता, कितना बचा 90% बचा, तो उसमें से एगो को कितना मिल गया 54% और दूसरा को कितना मिल गया 36% मिला है, ठीक है। सवाल में कहा जो सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों से विजयी हो जाता है, तो देखिए जीतने वाला जो उम्मीदवार है प्रतिशत में क्या परसेंट से जीत गया 18% से जीत गया, क्लियर है। तो प्रतिशत में 18% से जीत गया, ठीक है, और संख्या में कितना से जीत रहा 1530 से, कोई दिक्कत नहीं है। 18% का वैल्यू 1530 हो गया। आपको पूछा जा रहा है मतदाता सूची में कितने मतदाता है, तो मतदाता सूची में तो 100% मतदाता है, ठीक है, सिर्फ 10% वोट ने गिराया था, लेकिन 100% है तो 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से 1530 बट्टा में 18 गुना 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 18 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा 85 बार में, यानी कितना आ गया संख्या 8500, यही उत्तर हो गया, क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था, 10% अपना वोट नहीं गिराया, बचा कितना 90%,
इसमें से एगो को मिला है 54% और एक को मिल जाएगा 36%, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो जीतने वाला जो उम्मीदवार था क्या परसेंट से जीत रहा है, 18% से। तो 18% से जीत रहा है और वोट संख्या में 1530 है। 18% का वैल्यू 1530 हो गया। पूछ रहा है सवाल में मतदाता सूची में कितने मतदाता है, यानी 100%। 100% का निकाल दिए, कितना आ गया, 8500 मतदाता। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाग के एक प्रश्न में भागफल 213 है, भाजक 30 है और शेषफल 19 है, तो भाज्य ज्ञात करें। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बचपन में ही पढ़े होइएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ठीक है। अब आसानी से सवाल बन जाएगा, ठीक है। इस सवाल में भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भाजक कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, भागफल कितना है 213 और शेषफल है 19, ठीक है। इस दोनों को गुना करके 19 जोड़ देंगे, 6409, यही उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। यहाँ से आसानी से सवाल बन गया, ठीक है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 8 विद्यार्थी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल है और गजब का तरीका बताएंगे आप सेकेंडों में पेपर में इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए 8 विद्यार्थी का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 35 किलोग्राम है। 8 गो विद्यार्थी का औसत वजन कितना है। अब एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया गया, अध्यापक को। 8 गो विद्यार्थी तो पहले से था, एगो टीचर और आ गया, अब संख्या कितना हो गया, संख्या हो गया अब 9। क्लियर। और सवाल में कहा जो 400 ग्राम बढ़ जाता है अध्यापक के आने से, तो पहले औसत कितना था, 35 केजी था पहले, 400 ग्राम बढ़ गया यानी 0.4 केजी बढ़ेगा, यानी कितना आ गया 35.4 केजी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए ये 400 किस में है, ग्राम में है, इसको केजी में चेंज करेंगे, ठीक है। किलोग्राम में तो 1000 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया 0.4 केजी आ जाएगा, ठीक है। सवाल देखिए 8 विद्यार्थी का औसत वजन 35 किलोग्राम था, एगो अध्यापक को शामिल कर लिया गया। 8 गो छात्र पहले था, एक अध्यापक को शामिल कर लिया गया, यानी संख्या अब 8 से 9 हो गया। क्लियर है। तो औसत वजन जो है 400 ग्राम बढ़ गया, यानी 35 केजी पहले था, 400 ग्राम बढ़ गया है, कितना हो गया, यानी 35.4 किलोग्राम हो गया है औसत। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें कितना बढ़ा है 0.4 केजी बढ़ा, इधर संख्या कितना बढ़ा 1 बढ़ गया। क्लियर। कुछ नहीं करना है, ये जो बढ़ गया है उसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। क्लियर है। देखिए तो 8 को गुना कर देंगे 0.4 से, प्लस 1 को गुना करेंगे 35.4 से, गुना करके इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 38.6 केजी, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक का वजन कितना है 38.6 किलोग्राम। बात आया समझ में, ठीक है। 8 को विद्यार्थी का औसत वजन 35 किलोग्राम था, एगो अध्यापक को शामिल कर लिया गया, यानी संख्या अब 9 हो जाएगा। तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता, पहले 35 केजी था, 400 ग्राम यानी 0.4 केजी बढ़ेगा, ठीक है। कितना हो गया 35.4 केजी। तो देखिए तो कितना औसत बढ़ गया 0.4, इधर संख्या कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो ये जो औसत बढ़ा है 0.4, इसको ये 8 से गुना कर देंगे, इधर संख्या 1 बढ़ा है, इसको इससे गुना कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से अध्यापक का वजन निकल गया 38.6 केजी। बात आ गया आसानी से समझ में। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 पेनों का औसत मूल्य 7 रुपया है और कुछ पेंसिल का औसत मूल्य 5 रुपया है। यदि सभी पेन और पेंसिल का औसत मूल्य 6 रुपया है तो पेंसिल की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें 10 गो पेन है, पेन का संख्या कितना है 10, और इसका औसत मूल्य दे दिया गया है 7 रुपया। क्लियर है। और पेंसिल का औसत मूल्य कितना दिया गया, पेंसिल का औसत मूल्य दे दिया गया 5 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। 10 गो पेन है, उसका औसत मूल्य 7 रुपया है और पेंसिल का औसत मूल्य दे दिया गया है 5 रुपया। क्लियर है। और सवाल में कहा जो सभी पेन और पेंसिल का औसत मूल्य 6 रुपया है, यानी दोनों मिला करके औसत मूल्य कितना है 6 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर रेशियो निकालेंगे, 6 में से 5 घटा लीजिए 1 हो जाएगा, 7 में से 6 चला जाएगा 1, यानी रेशियो कितना आ गया 1:1। क्लियर है। तो सवाल में पूछा जा रहा है पेंसिल की संख्या बताइए, ठीक है। तो पेन का संख्या कितना था 10 को था, रेशियो में कितना है 1, 1 का वैल्यू 10 हो गया, और पेंसिल का भी संख्या उतने है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकालना है 10 से हो जाएगा, यही उत्तर है।
क्लियर है। देखिए सवाल में कहा था जो 10 पेन का औसत मूल्य कितना है, 7 रुपया, ठीक है, और कुछ पेंसिल का औसत मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, और सभी पेन पेंसिल का औसत मूल्य 6 रुपया। पेन का 7 रुपया, पेंसिल का औसत मूल्य 5 रुपया, और सब का माने दोनों मिला करके 6 रुपया हुआ। रेशियो कितना आया, 1:1। इसका मतलब क्या, जितना पेन है उतना ही पेंसिल का संख्या, ठीक है। तो सवाल में पूछा जा रहा है पेंसिल का संख्या बताइए, तो 10 गो पेन है तो पेंसिल भी कितना होगा, 10 गो हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके शीर्ष लंब की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की लंबाई कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और गुना में ऊंचाई। ये आपको सवाल में दिया हुआ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब सवाल में देखिए कहा आधार का जो लंबाई है उसके शीर्ष लंब की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार का लंबाई x लेंगे तो 3 सेंटीमीटर कम का है, ठीक है। तो ये जो है h यानी शीर्ष लंब ये 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, यानी x + 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए सवाल में क्या कहा, आधार की लंबाई उसके शीर्ष लंब का लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तो शीर्ष लंब का लंबाई 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। क्लियर है, तो हम यहाँ बेस को x मान लिए, यानी आधार को ऊंचाई कितना हो जाएगा, x + 3 होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इससे 3 कम ये है। क्लियर है, यहाँ से देख लीजिए 1/2 गुना x गुने x + 3 या बराबर में 104। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, बाय ऑप्शन से इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए x के जगह पे हम अगर 13 रखते हैं, x के जगह पे 13, ठीक है, यानी कि आधार की लंबाई 13 मान लेते हैं, तो 1/2 गुना 13 गुना ये 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भाग लगा देंगे, 8 बार में कट जाएगा। 13 और 8 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। यानी कि मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, आधार का लंबाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2 और पाई का मान 22/7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 44/7 गुने r बराबर में ये 88 दिया हुआ है। 44 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी r कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। सवाल में पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान 22/7 गुने r², तो 14 गुना 14। कोई दिक्कत नहीं, 7 से भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। सबको गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। क्लियर है, आसानी समझ में आ गया होगा। परिधि दिया हुआ था 88 सेंटीमीटर, यहाँ से हम त्रिज्या निकाली r 14 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी अपनी सामान्य गति के 45% से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 50 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामान्य समय ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक आदमी अपनी सामान्य गति के 45% से चलकर, यानी स्पीड अगर पहले उसका 100 होगा तो बाद में 45% यानी कितना हो जाएगा, 45 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 5 से भाग लगा देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में, यानी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 20:9, ठीक है। तो समय का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 9:20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समय का रेशियो हो जाएगा 9:20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसको कितना मिनट ज्यादा टाइम लग गया, यानी देरी हो गया है, 11 हो गया है रेशियो में। क्लियर है। सवाल में समय 1 घंटा 50 मिनट देरी से पहुंचता है। 1 घंटा 50 मिनट है, इसको भी घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 11/6 घंटा। क्लियर है। रेशियो में कितना है, 11, ठीक है, और समय है 11/6 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में पूछा जा रहा है गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामान्य समय ज्ञात करें। तो पहले समय क्या था, 9 था, बस 9 का वैल्यू निकाल देना। 11/6 गुने 11 और गुना में 9। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 11 से 11 कट गया, 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, कितना आ गया, 3/2, यानी कि 1.1/2 घंटा, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है, आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब 5 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए
आवश्यक व्यक्ति की संख्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सब कुछ को ऊपर में लिखेंगे, जो वर्क होगा, जो काम होगा, उसको नीचे में लिख देना है, ठीक है। देखिए क्या गो व्यक्ति है, 5 गो व्यक्ति है और 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकता है। सवाल में कहा जो 10 दिन में मूल दीवार से 50% ज्यादा, मान लेते हैं पहले दीवार 100 बना रहा होगा, क्लियर है। अब बराबर में व्यक्ति का संख्या निकालना है, तो मान लेते हैं x को व्यक्ति के 10 दिन में अब 50% अधिक दीवार बनाता है, पहले 100 है अब 50% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 150 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 गो व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। मान लियो दीवार पूरा 100, ठीक है। अब सवाल में कहा जो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाना है, यानी 100 बनाना था, अब कितना बनाएगा 50% अधिक, यानी कि 150। कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा, मान लीजिए x को व्यक्ति का आवश्यकता होगा और 10 दिन में बनाना है, क्लियर। अब हो गया, यहाँ से देखिए 5 से भाग लगाइएगा, 2 बार में कट जाएगा, क्लियर है। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब 25 से भाग लगाएंगे तो 25 से 4 बार में ये कटेगा और 6 बार में ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 तिया 6 हो जाएगा, क्लियर। 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि व्यक्ति का संख्या कितना है 9 हो जाएगा। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। एक खंभा को पार करता है, समझिएगा एक खंभा है, इसको पार करने में ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा। खंभा को पार करने में, खंभा, पोल, पॉइंट, मैन, ये सब को पार करने में ट्रेन को उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा जितना ट्रेन का लंबाई होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेन अगर यहाँ से यहाँ तक है, जब इसको पार करेगा तो ये पूरा खुद का लंबाई पार करेगा। बात आया आसानी से समझ में। खंभा को पार करने में रेलगाड़ी को खुद की लंबाई को पार करना होगा, क्लियर है। यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय, तो चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, क्लियर है। और गुना में समय कितना लग रहा है 12 सेकंड, क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए 18 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 4 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 240 मीटर का दूरी तय करेगा, यानी ट्रेन का लंबाई भी कितना होगा 240 मीटर, क्लियर हो गया। अब सवाल में कहा जो 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब पुल हो, ब्रिज हो, गुफा हो, उसको पार करने में, पुल को पार करने में रेलगाड़ी की लंबाई और पुल का लंबाई दोनों को ऐड कर लेना है, उतना दूरी तय करना पड़ेगा रेलगाड़ी को पार करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर रेलगाड़ी का लंबाई तो यही हो जाएगा 240 मीटर। अब प्लस में पुल का लंबाई कितना होगा 360, ये टोटल हो गया। और बट्टा में चाल, तो चाल कितना था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुना, 18 से कट गया 4 बार में, ठीक है। ऊपर सबको जोड़ लिए कितना आ गया 600/20, यानी कि 30 सेकंड समय लगेगा पार करने में। बात आ गया आसानी से समझ में, क्लियर है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर 3 घंटा में और धारा के अनुकूल 1 घंटा में जाती है। यह नाव शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब क्या हो, विपरीत दिशा में। धारा जिधर जा रहा है उसके अपोजिट नाव आएगा तो चाल क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो देखिए नाव का चाल मान लेते हैं x और धारा का y, तो प्रतिकूल यानी विपरीत में क्या होगा, चाल घट जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी और बट्टा में समय, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर और समय लगता है 3 घंटा, ठीक है। तो 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा अनुकूल, यानी जिधर धारा जा रहा है उधरे नाव भी जा रहा है, तो चाल को जोड़ लेते हैं, ये नाव का चाल x और धारा का y, ठीक है। तो 30 किलोमीटर ही जाना है 1 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब सवाल में कहा यह नाव शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ नाव का चाल क्या माने x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। तो 30 + 10 और बट्टा में 2 कितना हो गया 20। यहाँ से कोई समस्या नहीं है। सवाल में पूछा जा रहा है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल, कितना दूरी जाना है 60 किलोमीटर और 20 के रफ्तार से जाएगा 3 घंटा, यही उत्तर हो गया। आसान सवाल था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।